देखिए आज पढ़ते हैं तीसरा प्रत्यय तुमुन प्रत्यय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आसान भी है। लास्ट में सिर्फ वही देखना है जो बचेगा। क्या लिख रखा है? तुम बचेगा। तय पे छोटे ऊ की मात्रा और माँ पे हलंत, ये बचेगा शेष। ठीक है, कैसे बचेगा वो मैंने आपको बताया था कि हलंतम सूत्र से न्याय चला जाएगा। और क्या होता है, ऊ की इसमें वो का लोप हो जाता है, वो उसके वो छोड़ो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुमुन में क्या शेष बचता है, तो तुमुन में तुम बचता है। यह के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब अर्थ में जहाँ भी के लिए आएगा, जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए, उस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। अब इसे याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देखिए, के लिए को हेतु भी कहते हैं ना, तो इसीलिए इसे हेतु कृदंत, कृदंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय है ना, तो इसे कृदंत कहा जाएगा भी कहते हैं। इससे बनने वाले शब्द भी अभी होते हैं, ये लिखवा चुका हूँ। जैसे बालक, पठितुम विद्यालयम गच्छति, अर्थात बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठितुम को ऐसे भी लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो वो आधा माँ लगा दे या अंक की बिंदी लगा दे। कभी सोचो कि इसमें तुम्हें पता ही नहीं चला कि सर बाद में तो सिर्फ तू लिखा था, तू नहीं था, अंक की बिंदी भी थी। तो अंक की बिंदी को हमेशा लास्ट में मैं ही माना जाता है संस्कृत में। ठीक है, अब याद करने के लिए क्या है, देखिए, तुम से तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए मतलब के लिए। तुम उनमें तुम बसता है, तो अगर अर्थ पूछा जाए किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो तुम, हाँ, तुम से तुम्हारे लिए। देखो, तू अधम है, हारे लिए, तो तुम्हारे लिए का मतलब ऑप्शन में तुम्हारे लिए तो होगा नहीं, क्या के लिए होगा, तो आप मैं इसे से पहचान सकते हैं। अब देखिए, तुमुन प्रत्यय उस क्रिया में लगेगा जिसके बाद के लिए लगा होगा। जिसके बाद क्या लगा होगा? के लिए, अर्थात जिसके लिए कार्य हो रहा होगा। उक्त क्रिया को निमित्तार्थक क्रिया अर्थ है, तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक क्रिया में लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए जरा इसके जल्दी से। धातु प्लस प्रत्यय, तुमुन पद, यानी कि जो तुमुन से बनने वाले पद क्या है? पहला धातु है भू, माने होना, और तुमुन लग जाएगा होने के लिए। तो भू और तुमुन में क्या बचेगा? तुम बचेगा। तो तुम कहोगे ये तो चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, आपको ये नहीं देखना है। आप इसे 2 बार पढ़ लेना, आपको धातु भी समझ में आ जाएगी और आपको तुम देखना है, तुमसे तुमुन प्रत्यय ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। देखिए, मैं 3-4 की बात करता हूँ, आगे के सारे समझ लेना। भू से तुम लगाया तो भवी तुम बना। अब कहोगे जी पहचान कैसे करेंगे? वहाँ तो भू तुम भी लिखा होगा, भे तुम भी लिखा होगा, भवी तुम भी लिखोगे, पहचान कैसे करेंगे? 2 बार पढ़ना है। किसी के चेहरे को याद रखने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हम कि नाक ऐसी थी, कान ऐसी थी, ऐसा कुछ नहीं। उसे सिर्फ देखा जाता है और हमें ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि ये आदमी वो है। तो सिर्फ आपको भू प्लस तुम से क्या बनना है? भवी तुम बनना है। ये धातु चेंज हो जाती है इसमें, अब देखना धातु रूप पड़ गए। तो तुम, ये रहा तुम, ये रहा तुम, ये रहा तुम। तो जब भी कोई तुम्हें शब्द देगा और पूछेगा कि निम्न में से प्रत्यय बताइए कौन सा है, तो लास्ट में जाना है, लास्ट में ही जुड़ते हैं प्रत्यय। तो क्या होगा? क्या दिखा दे रहा? तुम किस में बसता है? तुमुन प्रत्यय में बसता है, तो आंसर। फिर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पा तुम में या पठि तुम में या भवि तुम में, इनमें से धातु बताइए। तो तुम तो आपका प्रत्यय होगा, बचा क्या? भवि। भवि कोई धातु नहीं होती, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि भू ही धातु होती है, इसका मतलब होता है होना। तो ऐसे आपको शब्द दे दिया जाएगा, प्रत्यय पूछ लेगा, धातु पूछ लेगा, रटने वाली बात नहीं है। जब आप रिवीजन करोगे 4-5 बार से ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे, तब आपको पता चल जाएगा अरे भवि की धातु भू होती है, पा की धातु पा होती है, कहीं कहीं क्या होता है? पी भी हो जाता है ना, पी भी हो जाता है, तो ये पा ही होता है। कभी सोचो कहीं तो पी हो रहा है, कहीं पा हो रहा है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए प्रत्यय क्या है, धातु क्या, बस इतना ही पूछने वाला है। क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही दृश्य में देखे जा रहा है, जिस पे इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा, और सब सेम होंगे।
दृश्य द्रष्टुम बनेगा, तब सोचो तुम नहीं, तुम तो बचता ही नहीं है भाई, तुम नहीं बचता है किसी में, तो तुम ही बचता है। ऑप्शन में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हाँ, जैसे दातुम हो गया, बात खत्म, स्थातुम हो गया। देखिए ब हमेशा बा में बदलता है, भा क्या में बदलता है, बा, जो सत्व संधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें वो भी नहीं देखना है। लब्धुम उम, अरे भाई ऊ की मात्रा माँ बचेगा तो समझ जाना हमेशा तुमन के प्रत्यय के लिए ऐसे ऐसे पूछता है वो। तो ये 2-3 बार आप देखोगे, आप ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे। हन तुम देखिए है, ये रहा है, अधन है, ये रहा अधन है, तुम हन तुम। क्र ये ऋषि है, रा बन जाता है आधा रा। मैंने पढ़ा है कि जब ऋषि होता है वो क्या बन जाता है, रा बन जाता है। और रा हमेशा अपने वाले से अगले वाले पर चढ़ता है। छोटी की मात्रा ए की मात्रा बन जाती है। ये रहा ऊ की मात्रा ओ की मात्रा बनती है। अब सोचोगे सर संधि तो अकॉर्डिंग नहीं लग रही। हाँ आप जरा देखना, ऊ की मात्रा होती है तो वहाँ पे ओ नहीं आता है क्या, ई की मात्रा होती है वहाँ ए नहीं आता है क्या, ऋषि होता है कि वहाँ आधा रा नहीं आता है, आता है ना, सब वही सेम है। लेकिन यहाँ मैं वो नहीं सिखाऊंगा, मुझे आपको सिर्फ ये देखना है प्रत्यय और धातु कौन सा है, बस यही वो पूछने वाला है। देखिए सब में एक सा मिलेगा, जो भी होगा आप खुद समझ सकते हैं, चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। अस का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अस में पूछ लेगा कि तुम जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अस्सी तुम या अस तुम, कुछ नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद नहीं। अस धातु हमेशा भव से ही चलती है, आपने देखा होगा। कहीं अस्थि चलता है ठीक है, लेकिन भव भी होता है। अस माने होता है और भू माने भी भव होता है, तो इसलिए कहीं कहीं अस्थि से रूप नहीं चलते हैं, भू से यानी कि भू बन जाता है, भू का भव बनता है हमेशा। ऐसे आपका ई की मात्रा ए बन गया, सब सेम है। ई की मात्रा ए बन गया, ये रहा, सब सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ये रहा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, माँ आधा ना बन जाएगा, श षटकोण बन जाएगा, ब बन जाएगा, और ज और चा का बनेगा। ज और चा क्या बनेगा, का बनेगा। देखिए जरा इसमें आपको मैं बता दूं, ये रहा ज, आधा का बन गया, ठीक है। और आपका ये रहा वच तुम, चा है, आधा का बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, जा हो चा हो वो का ही बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े की मात्रा और छोटे की मात्रा। ए की मात्रा में कन्वर्ट हुई है, ओ की मात्रा छोटे की बड़ी हो, ए की मात्रा में कन्वर्ट हुई है, ओ की मात्रा में। और ऋषि है वो हमेशा रा बनता है, रा कहाँ लगता है, हमेशा ऊपर लगता है और अपने से आने वाले वर्ण पर लगता है। ये मैंने बहुत जल्दी से पढ़ा है, क्योंकि इतना मैं जो अच्छे तरीके से समझाना तो वो मैं पहले 2 में समझा चुका हूँ। सिर्फ ये पूछता है किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, और धातु और प्रत्यय बताइए। सिर्फ यही 4 क्वेश्चन ही करता है, तो यही मैं आपको बता चुका हूँ, सब सेम है और कुछ नहीं।